आज की इस क्लास में हम आर्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्लास के थ्रू आप ओल्ड एनसीईआरटी राम शरण शर्मा की बुक के पढ़ने के तरीके को सीख सकते हैं। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी के फैक्ट से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का जो मल्टीपल अप्रोच होता है, जो मल्टीपल एंगल होता है, आप उसे सीख पाएंगे। यदि आपको एनसीईआरटी की बुक समझ में नहीं आती तो धीरे धीरे आपको एनसीईआरटी की बुक समझ में आने लगेगी। यदि आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाते हैं तो धीरे धीरे आप शॉर्ट नोट्स बनाना भी सीख जाएंगे। यदि आप इस क्लास को रेगुलर फॉलो करते हैं और क्लास के अंत तक बने रहते हैं। एनसीईआरटी के किस चैप्टर पे, किस टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, यानी आप अपने टाइम को स्मार्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज करें, ये अप्रोच भी आपको सीखने को मिलेगा। और एनसीईआरटी के बुक के भीतर जो ये दो पॉइंट दिए गए हैं, घोड़ों के अवशेष और भूमिगत निवास, किसके बारे में ये बता रहा है? आज संस्कृत के बारे में बता रहा है। घोड़ों के अवशेष और भूमिगत निवास के थ्रू हम आज संस्कृत के बारे में जानेंगे। ये दोनों पॉइंट यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है। ये दोनों पॉइंट, घोड़ों के अवशेष और भूमिगत निवास, ये ओल्ड एनसीईआरटी राम शरण शर्मा की बुक के भीतर दिया गया है। ये क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है। यदि हम घोड़ों के अवशेष की बात करें तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल भी है। और साथ ही साथ यदि हम भूमिगत निवास की बात करें तो भूमिगत निवास पे अभी क्वेश्चंस यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इस पॉइंट पे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है। क्यों काफी ज्यादा है? क्योंकि अभी क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है और ये ओल्ड एनसीईआरटी राम शरण शर्मा की बुक में मेंशन है। इस कारण से इस पॉइंट पे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है। अभी आप इसके थ्रू आप आज संस्कृत के बारे में जानेंगे। इसके थ्रू आप आज संस्कृत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको सीखने को मिलेगा। यदि हम घोड़ों के अवशेष की बात करें तो घोड़ों के अवशेष हमें कहां से प्राप्त होते हैं? बलूचिस्तान के बोलन नदी के आसपास। बलूचिस्तान के बोलन नदी के आसपास बलूचिस्तान प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। और जो घोड़ों के अवशेष हमें बलूचिस्तान में बोलन नदी के आसपास से प्राप्त होते हैं। इसकी टाइमलाइन क्या है? ईसा पूर्व 1700 के आसपास। ईसा पूर्व 1700 के आसपास। यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा क्या एंगल है, किस एंगल से पूछ सकते हैं? अभी इस एंगल पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हाँ, घोड़ों के अवशेष से क्वेश्चंस पूछे गए लेकिन इस एंगल पे नहीं पूछा गया। जैसे अगर पूछ लेता आपसे बोलन नदी पर हमें किसके एविडेंस प्राप्त होते हैं, किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इस एंगल से भी नहीं पूछा गया। तो ये एक एंगल है क्वेश्चन बनने का कि बोलन नदी से हमें किसके एविडेंस प्राप्त होते हैं, किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं? घोड़ों के अवशेष से प्राप्त होते हैं। घोड़ों के अवशेष प्राप्त होते हैं। बोलन नदी से हमें किसके एविडेंस प्राप्त होते हैं? घोड़ों के एविडेंस प्राप्त होते हैं, घोड़ों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। घोड़ों के साक्ष्य, घोड़ों के एविडेंस और कहां से प्राप्त हुए हैं? स्वात घाटी से प्राप्त हुए हैं। स्वात घाटी से प्राप्त हुए घोड़ों के अवशेष और कहां से प्राप्त हुए हैं? स्वात घाटी से प्राप्त हुए हैं। स्वात घाटी प्रेजेंट टाइम में कहां पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। कहां पे है? स्वात घाटी प्रेजेंट टाइम में कहां पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। किस टाइम पे? टाइमलाइंस की क्या है? ईसा पूर्व 1400 के आसपास घोड़ों के अवशेष जो आपको स्वात घाटी से प्राप्त होते हैं। कब प्राप्त होते हैं? ईसा पूर्व 1400 के आसपास। यहां से हमें घोड़ों से समान होने के संकेत मिलते हैं। स्वात घाटी से हमें घोड़ों से समान होने के संकेत मिलते हैं। स्वात घाटी से हमें घोड़ों से समान होने के संकेत मिलते हैं। अब एक यूपीएससी एग्जाम में कैसे, यूपीएससी एग्जाम में इस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि घोड़ों से समान होने के संकेत हमें कहां से प्राप्त होते हैं? घोड़ों से समान होने के संकेत हमें कहां से प्राप्त होते हैं? स्वात घाटी से प्राप्त होते हैं। किस टाइम लाइन के आसपास? ईसा पूर्व 1400 के आसपास। और स्वात घाटी कहां पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। घोड़ों के अवशेष और कहां से प्राप्त हुए हैं? घोड़ों के अवशेष और कहां से प्राप्त हुए हैं? भगवानपुर से प्राप्त हुए हैं। भगवानपुर से प्राप्त हुए।
भगवानपुर से प्राप्त हुए। कब? ईसा पूर्व 1600 से 1000। टाइमलाइन क्या है इसकी? 1600 से ईसा पूर्व 1600 से 1000 के आसपास। ईसा पूर्व 1600 से 1000 के आसपास। भगवानपुर किस राज्य में है? हरियाणा राज्य में स्थित है। भगवानपुर किस राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। यहां से हमें घोड़ों की हड्डियों की प्राप्त हुई है। भगवानपुर से हमें घोड़ों की हड्डियों की प्राप्त हुई है। और यहां से हमें चित्रित भगवानपुर से जो हमें चित्रित भोरे बर्तन प्राप्त होते हैं, वहां पे हमें घोड़ों का चित्र देखने को मिलता है। वहां पर हमें घोड़ों का चित्र देखने को मिलता है। घोड़ों के अवशेष हमें कहां से प्राप्त हुए हैं और कहां से प्राप्त हुए? भगवानपुर से। घोड़ों के अवशेष और हमें कहां से प्राप्त होते हैं? भगवानपुर से प्राप्त होते हैं। ईसा पूर्व 1600 से 1000 के आसपास। भगवानपुर कहां पे स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। यहां से हमें भगवानपुर से हमें घोड़ों की हड्डियां प्राप्त होती है। और भगवानपुर से जो चित्रित भोले बर्तन की प्राप्त हुई है, भगवानपुर से जो चित्रित भोले बर्तन की खोज हुई है, प्राप्त हुई है, इस चित्रित भोले बर्तन में हमें घोड़ों के चित्र देखने को मिलते हैं। भगवानपुर से जो चित्रित भोले बर्तन की प्राप्त हुई है, इस चित्रित भोले बर्तन पर हमें किसके चित्र देखने को मिलते हैं? घोड़ों के चित्र देखने को मिलते हैं। भगवानपुर से जो हमें चित्रित भोले बर्तनों की प्राप्ति की गई है। चित्रित मतलब जिसपे चित्र बनाया गया हो। चित्रित भोले बर्तन मतलब क्या हो? ऐसे बर्तन जिसपे क्या बना हो? चित्र बना हुआ है। तो चित्र किस चित्र होते थे? उस समय के जो पालतू जानवर होते थे, जो एनिमल्स होते थे, उसके चित्र हमें देखने को मिलते हैं। चित्रित भोले बर्तनों पर हमें घोड़ों के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। भगवानपुर से जो चित्रित भोले बर्तन प्राप्त हुए हैं, वहां से हमें उस बर्तनों पे हमें घोड़ों के चित्र देखने को मिलते हैं। तो एक स्थान हो गया भगवानपुर। अब यहाँ से आपको ये सीखने को मिल रहा है कि कौन-कौन से लोकेशन है, कौन-कौन से क्षेत्र हैं जहां से हमें घोड़ों के अवशेष प्राप्त होते हैं। और कहां से प्राप्त होते हैं? कच्छ क्षेत्र से। कच्छ क्षेत्र के सुरकोटड़ा से प्राप्त होता है घोड़ों के अवशेष। और हमें कहां से प्राप्त होते हैं? घोड़ों के अवशेष और हमें कहां से प्राप्त होते हैं? कच्छ क्षेत्र के सुरकोटड़ा से। ये कहां पे? गुजरात में स्थित है। घोड़ों के अवशेष और हमें कहां से प्राप्त होते हैं? कच्छ क्षेत्र के सुरकोटड़ा से। कच्छ क्षेत्र के सुरकोटड़ा से। सुरकोटड़ा किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, नोट यूपीएससी एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। 1986 से 95 में हुए सबसे हाल के उत्खनन से हड़प्पा में घोड़े के मौजूदगी की सूचना नहीं मिली है। अर्थात घोड़ों की हड्डियां का कोई संकेत नहीं है। यानी हड़प्पा सभ्यता से हमें घोड़ों की हड्डियों का कोई संकेत नहीं प्राप्त होता। हड़प्पा सभ्यता से हमें घोड़ों की हड्डियों का कोई संकेत नहीं मिलता है। जब आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो बताया गया है, हड़प्पा सभ्यता में आपको बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता घोड़ों पर केंद्रित नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता घोड़ों पर केंद्रित नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता हमें घोड़ों की हड्डियों का कोई संकेत नहीं मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में हमें घोड़ों की हड्डियों का कोई संकेत नहीं मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में हमें घोड़ों की हड्डियों का कोई संकेत नहीं मिलता है। हड़प्पा सभ्यता से हमें घोड़ों की हड्डियों का कोई संकेत नहीं मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है? 1986 और 95 में हुए सबसे हाल के उत्खनन से हड़प्पा में घोड़े के मौजूदगी की सूचना नहीं मिली है। 1986 से 95 में हुए सबसे हाल के उत्खनन से हड़प्पा में घोड़े के मौजूदगी की सूचना नहीं मिली है। यानी यहां से हमें घोड़ों की हड्डियों का कोई संकेत नहीं प्राप्त होता। घोड़ों की हड्डियों का कोई एविडेंस, कोई साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता। घोड़ों की हड्डियों का कोई संकेत नहीं मिलता है। कहां से नहीं मिलता है? हड़प्पा सभ्यता से हमें घोड़ों की हड्डियों का कोई संकेत नहीं मिलता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। यानी जो घोड़े के एविडेंस आपको देखने को मिलते हैं, जो घोड़े के साक्ष्य आपको देखने को मिल रहे हैं, वो आपको हड़प्पा सभ्यता के बाद देखने को मिल रहा है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, हड़प्पा सभ्यता के बाद आपको देखने को मिलता है। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और हमने आपको हड़प्पा सभ्यता में भी आपको बताया है कि हड़प्पा सभ्यता घोड़ों पर केंद्रित नहीं थी।
हड़प्पा सभ्यता घोड़ों पर केंद्रित नहीं थी, यानी हड़प्पा सभ्यता में हमें घोड़ों की हड्डियों का कोई संकेत नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता से हमें घोड़ों की हड्डियों का कोई संकेत नहीं मिला है। धौलावीरा यदि धौलावीरा की बात करें, धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है, धौलावीरा कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। यहाँ पे हड्डियों की प्राप्ति हुई है। धौलावीरा से कुछ हड्डियों की प्राप्ति होती है, लेकिन उस हड्डी में हमें कोई भी हड्डी ऐसी नहीं मिलती जिससे पता चल रहा हो कि घोड़े की हड्डी है। धौलावीरा से जो हड्डियां प्राप्त की गई है, धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है, यहाँ से जो हड्डियां प्राप्त की गई हैं, उस हड्डियों में से कोई भी हड्डी घोड़े से संबंधित नहीं है। यानी धौलावीरा से जो हड्डियां प्राप्त हुई हैं, उसमें से कोई भी हड्डी घोड़े की हड्डियों का कोई संकेत नहीं देता है, यानी इसमें से कोई भी हड्डी घोड़े की हड्डी नहीं है। धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है, यहाँ से खुदाई से 1986 और 95 में जो उत्खनन हुआ था, 1986 और 95 में जो उत्खनन हुआ था, वहां पे धौलावीरा से हमें हड्डियों की प्राप्त जो हुई है, धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है, यहाँ से जो हड्डियों की प्राप्त हुई है, उसमें से कोई भी हड्डी घोड़े की हड्डी नहीं है। उसमें से कोई भी हड्डी घोड़े की हड्डी नहीं है। ये जो धौलावीरा है, ये हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो गुजरात में स्थित है। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। ये गुजरात में स्थित है। 1986 और 1986 से 95 के दौरान जो यहाँ पे उत्खनन किया गया, उत्खनन के दौरान जो यहाँ से जो हड्डियां प्राप्त की गई है, यहाँ से जो हड्डी की प्राप्त हुई है, उसमें से कोई भी हड्डी घोड़े की हड्डी नहीं है, यानी घोड़ों की हड्डियों का कोई संकेत नहीं हमें प्राप्त होता। ठीक है, अब यदि भूमिगत निवास की बात करें, भूमिगत निवास आर्यों के द्वारा भूमिगत निवास क्यों बनाया गया? भूमिगत निवास आर्यों की एक विशेषता थी। आर्य लोगों के द्वारा भूमिगत निवास बनाने के पीछे का कारण क्या हो सकता है? शायद ठंड के कारण। आर्यों के द्वारा ये जो भूमिगत निवास बनाया गया, शायद इसका कारण क्या? शायद ठंड के कारण। भूमिगत निवास क्या होता है? जमीन की सतह के नीचे जो निवास क्या होता है? जो निवास जमीन की सतह के नीचे होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? भूमिगत निवास बोलते हैं। इसके बनाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? शायद ठंड के कारण भूमिगत निवास को बनाया गया रहा होगा। भूमिगत निवास के क्षेत्र कहां पे, यानी भूमिगत निवास के एविडेंस साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते हैं? भूमिगत निवास के एविडेंस साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते हैं? यूक्रेन से प्राप्त होते हैं। यूक्रेन से प्राप्त होते हैं ईसा पूर्व 4500 के आसपास। भूमिगत निवास के एविडेंस, भूमिगत निवास के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते हैं? यूक्रेन से प्राप्त होते हैं ईसा पूर्व 4500 के आसपास। यहाँ पे ये जो भूमिगत निवास के बारे में दिया गया, भूमिगत निवास के बनाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? शायद ठंड के कारण। ये ओल्ड एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की बुक में ये पॉइंट दिया गया है। वहां पे जो कारण बताया गया है कि भूमिगत निवास के बनाने का पीछे का क्या कारण हो सकता है? शायद ठंड के कारण। एक कारण और भी, एक पॉइंट और भी अभी हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के बाद बताएंगे। भूमिगत निवास के एविडेंस साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? यूक्रेन से प्राप्त हुए ईसा पूर्व 4500 के आसपास। और कहां से? यूरोल और वोल्गा नदी से। और कहां से प्राप्त हुए हैं? यूरोल और वोल्गा नदी से। यूरोल और वोल्गा नदी ये यूरोप महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदी है। यूरोल और वोल्गा नदी कहां से निकलती है? यूरोप से निकलती है। यूरोल और वोल्गा नदी किस महाद्वीप से निकलती है? यूरोप महानदी से निकलती है। और ये कहां पे गिरती है? कैस्पियन सागर में आके गिरती है। ये जो यूरोल और वोल्गा नदी ये यूरोप महाद्वीप से निकलती है और ये कहां पे आके गिरती है? कहां पे आके गिरती है? कैस्पियन सागर में आके गिरती है। कैस्पियन सागर कहां पे? मध्य एशिया में। यदि आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है, तो इसी टाइम जो आप क्लास देख रहे हैं, इसी टाइम को क्या करना है? आपको मैप में यूरोल और वोल्गा नदी को आइडेंटिफाई करना है। यदि आप यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो अभी के अभी जब आप एक क्लास देख रहे हैं, अभी के अभी आपको क्या करना है? आपको मैप में यूरोल और वोल्गा नदी को आइडेंटिफाई करना है कि मैप में यूरोल और वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप में कहां से निकलती हैं।
और कैस्पियन सागर में जब आके गिरती हैं तो किन किन एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के किन किन देश से पास होती हैं। आपको इसी टाइम यूरोल और वोल्गा के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। आपको क्या पता करना है कि यूरोल और वोल्गा जो यूरोप महाद्वीप से ये नदी निकलती है, यूरोप महाद्वीप के किस क्षेत्र से निकलती है, और जब ये यूरोप महाद्वीप से गुजरते हैं तो कितने देशों से वो गुजरते हैं, क्योंकि यूपीएससी और स्टेट किस एग्जाम में क्वेश्चन बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है। इस हिस्ट्री के भीतर आपको जियोग्राफी का एंगल आपको देखने को मिल रहा है। और जो दूसरा होमवर्क है, यदि आप यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो और आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जो कैस्पियन सागर है जो मध्य एशिया में स्थित है, इस कैस्पियन सागर कौन कौन से देश हैं, वो कौन कौन से देश हैं मध्य एशिया के, वो कौन कौन से देश हैं जो कैस्पियन सागर को टच करते हैं, जो कैस्पियन सागर की सीमा बनाते हैं। क्योंकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में ये भी एक इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैस्पियन वो कौन कौन से देश हैं जो कैस्पियन सागर की सीमा बनाते हैं, यानी कैस्पियन सागर को टच करते हैं। वो कौन कौन से देश हैं जो कैस्पियन सागर को क्या है, टच करते हैं। वो कौन कौन से देश हैं जो कैस्पियन सागर को टच करते हैं या कैस्पियन सागर की सीमा बनाते हैं। इस पॉइंट पे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन बनेगा इंपॉर्टेंट एंगल है। यदि आप यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो अभी कभी आप ये काम करना है। इससे आप आपके अंदर ये अप्रोच आएगा, सेल्फ स्टडी करने का अप्रोच आएगा। सेल्फ स्टडी कैसे करें ये अप्रोच आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि जब तक आपके अंदर सेल्फ स्टडी का अप्रोच नहीं आएगा, खुद से पढ़ने का अप्रोच नहीं आएगा, खुद से समझने का अप्रोच नहीं आएगा, तब तक आप यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको इस क्लास के थ्रू सेल्फ स्टडी कैसे करें ये अप्रोच भी आपको सीखने को मिलेगा। आपको सेल्फ स्टडी करने का प्रयास करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करने का एटीट्यूड आपको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। तो यूरोल और वोल्गा नदी से रिलेटेड के बारे में आपको मैप से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ये अभी कभी आपको करना है यदि आप यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि 90% बच्चे यूपीएससी एग्जाम में फेल होने का सबसे बड़ा कारण यह भी है सेल्फ स्टडी ना करना। और सेल्फ स्टडी क्यों नहीं करते, आलस के कारण सेल्फ स्टडी नहीं करते, क्योंकि जब वो सेल्फ स्टडी करेंगे तो उन्हें खुद से अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, खुद से उनको एफर्ट लगाना पड़ता है, और उस खुद से एफर्ट लगाने में, खुद से मेहनत करने में उनको आलस आता है। वो बना बनाया चाहते हैं, बना बनाया उनके लिए कोई तैयार करे और आकर के उसको क्या कर लीजिए, उसको खा लिया जाए। तो बना बनाया अगर आप सारी चीज चाहोगे तो यूपीएससी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इस पॉइंट को आपको मैप के थ्रू देखना है, मैप के थ्रू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। भूमिगत निवास और भूमिगत निवास के एविडेंस और कहां से प्राप्त होते हैं, हरियाणा से प्राप्त होते हैं और स्वाद घाटी से प्राप्त होते हैं। भूमिगत निवास के साक्ष्य और हमें कहां से प्राप्त होते हैं, स्वाद घाटी से। स्वाद घाटी कहां पे, पाकिस्तान में स्थित है। स्वाद घाटी कहां पे स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। और टाइम लाइन क्या है, ईसा पूर्व 1500 के आसपास। भूमिगत निवास का एविडेंस आज हमें कहां से प्राप्त होता है, स्वाद घाटी से प्राप्त होता है। स्वाद घाटी का पाकिस्तान में, और टाइम लाइन के ईसा पूर्व 1500 के आसपास। और कहां से प्राप्त होता है, बुर्ज होम से प्राप्त होता है। और भूमिगत निवास का एविडेंस, भूमिगत निवास का साक्ष्य और कहां से प्राप्त होता है, बुर्ज होम से प्राप्त होता है। बुर्ज होम कहां पे, कश्मीर में, श्रीनगर के पास। भूमिगत निवास का एविडेंस और कहां से प्राप्त होता है, बुर्ज होम से प्राप्त होता है। बुर्ज होम कहां पे, कश्मीर में, श्रीनगर के पास है। एक पॉइंट भूमिगत निवास से रिलेटेड एक पॉइंट ये है जो इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का। संभावना यह भी है कि मृतकों को दफनाने की प्रक्रिया भूमिगत निवास के कारण विकसित हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संभावना यह भी है कि मृतकों को दफनाने की प्रक्रिया, यानी मृतकों को जो दफनाया जाता था जमीन के अंदर, मृतकों को जो जमीन के अंदर दफनाया जाता था उसकी प्रक्रिया भूमिगत निवास के कारण विकसित हुई हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। संभावना यह भी है कि मृतकों को दफनाने की प्रक्रिया, यानी मृतकों को जो जमीन के अंदर दफनाया जाता था उसकी जो प्रक्रिया है
वो भूमिगत निवास के कारण विकसित हुई हो। यानी मृतकों को भूमि में दफनाने की जो प्रक्रिया है, मृतकों को जो जमीन के अंदर दफनाया जाता है, उसके विकसित होने के पीछे कारण क्या हो सकता है? भूमिगत निवास। भूमिगत निवास। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मृतकों को जमीन के अंदर, मृतकों को जमीन के भीतर, जमीन के अंदर जो दफनाने की प्रक्रिया है, उसको किससे जोड़ के देखा जा रहा है? भूमिगत निवास से जोड़ करके देखा जा रहा है। अब यूपीएससी एग्जाम में कैसे स्टेटमेंट के रूप में ये डाल सकता है? स्टेटमेंट डाल सकता है कि मृतकों को दफनाने की प्रक्रिया भूमिगत निवास के कारण विकसित हुई हो। अगर ऐसे स्टेटमेंट आता है, मृतकों को दफनाने की प्रक्रिया भूमिगत निवास के कारण विकसित हुई है। मृतकों को दफनाने की प्रक्रिया भूमिगत निवास के कारण विकसित हुई है। संभवतः ऐसे स्टेटमेंट अगर उसको डालता है, संभवतः मृतकों को दफनाने की प्रक्रिया भूमिगत निवास के कारण विकसित हुई हो, तो स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। अगर इस तरह के स्टेटमेंट डालता है कि भूमिगत निवास का मृतकों को दफनाने की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है, अगर ऐसे स्टेटमेंट डालता है भूमिगत निवास का मृतकों को दफनाने की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है, अगर इस तरह की स्टेटमेंट डालेगा तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट में यूपीएससी एग्जाम में कैसे डालता है कि भूमिगत निवास का मृतकों को दफनाने की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। क्योंकि आप क्या सीख रहे हो? आप ये सीख रहे हो संभावना यह भी है कि मृतकों को दफनाने की प्रक्रिया भूमिगत निवास के कारण विकसित हुई हो। संभावना यह भी है कि मृतकों को दफनाने की प्रक्रिया भूमिगत निवास के कारण विकसित हुई हो। यानी मृतकों को जो जमीन के अंदर दफनाया जाता था, उसको दफनाए जाने की जो प्रक्रिया है, वो किस कारण से विकसित हुई होगी? संभवतः किस कारण विकसित हुआ होगा? भूमिगत निवास के कारण विकसित हुआ होगा। ये संभावना व्यक्त की जा रही है। तो आई होप दैट ये क्लास आपको समझ में आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।